हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC व्यापम हब। आज हम फणिनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है कृपया जाएं और मेरा पिछला वीडियो देखें। तो आज हम कवर्धा के फणिनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल कह सकते हैं 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य था। मतलब 900 ईस्वी से 1300 ईस्वी के आसपास इनका शासनकाल था। देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमारे मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में। तो चलिए देखते हैं कवर्धा के फणिनाग वंश के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये है कवर्धा। कवर्धा आपका ये कवर्धा है, छत्तीसगढ़ का मैप है। इस छत्तीसगढ़ कवर्धा में ये फणिनाग वंश, जिनका शासन 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य था। और इनके प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इनमें बहुत से शासक हुए थे, परंतु जो एग्ज़ाम में के लिए इम्पोर्टेंट है, हमें उस पर ध्यान देना आवश्यक है। तो प्रमुख शासक देखिए तो सबसे पहले अहिराज। अहिराज जो है वो फणिनाग वंश का संस्थापक है। ये हमको कहाँ से जानकारी मिली? चौराग्राम है। चौराग्राम में एक मड़वा महल में एक शिलालेख मिला है, उससे हमको ये जानकारी मिली है कि जो अहिराज है वो क्या है, फणिनाग वंश का शासक है। और इसके बाद जो है अहिराज के बाद, अहिराज से ये मोनिंग देव तक कुल टोटल 24 राजा हुए। तो हमको उन 24 राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है सिर्फ ये 4 राजाओं के बारे में। जो अहिराज से लेके इनका अंतिम शासक है रामचंद्र देव, मोनिंग देव नहीं है, रामचंद्र देव इनका अंतिम शासक है। तो अहिराज से रामचंद्र के बीच 24 राजा हैं। तो हमें देखिए अहिराज के बारे में सिर्फ एक फैक्ट है कि ये संस्थापक है, और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिली? चौराग्राम में स्थित, चौराग्राम कवर्धा में ही है चौराग्राम, ये चौराग्राम में स्थित मड़वा महल शिलालेख में हमको मिला है कि जो फणिनाग वंश कवर्धा के है, अहिराज उनका प्रथम शासक था, प्रथम राजा था और यही संस्थापक था। इसके बाद 24 राजाओं के नाम देखिए। ये 24 राजाओं के नाम हैं, जिसमें कि अहिराज, राजबेल, धरणीधर, महिमदेव, सर्ववदन, गोपालदेव, भूलदेव, भुवनपाल, कीर्तिपाल, जयपाल, महीपाल, विषमपाल, जंदू, जनपाल, यशोराज, कन्हड़देव, लक्ष्मीवर्मा, खड़गदेव, भववैल, मल्ल, अर्जुन, भीम, भोज, लक्ष्मण देव, रामचंद्र देव। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु आप एक जानकारी के लिए रखे रहिए इसे। अब हम देखते हैं गोपाल देव के बारे में। अहिराज के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट शासक है, कोई महत्वपूर्ण शासक है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो है आपका गोपाल देव। गोपाल देव के बारे में देखिए 2 फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने 1089 ईस्वी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसने क्या किया था। गोपाल देव शासक है, ये गोपाल देव। इस गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया, मतलब 11वीं शताब्दी में। पूछ सकता है कि भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, तो वो है 11वीं शताब्दी में हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दूसरा महत्वपूर्ण इसका फैक्ट है कि रतनपुर के शासक पृथ्वीदेव प्रथम के समकालीन थे। मैंने आपको जब कलचुरी वंश पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि फणिनाग वंश के जो राजा है गोपाल देव, वो रतनपुर के जो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के क्या है, आपके समकालीन है। तो इसके बारे में 2 महत्वपूर्ण, 1089 ईस्वी में इसने भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया, और दूसरा ये रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के समकालीन थे। अब हम देखते हैं भोरमदेव मंदिर के कुछ फैक्ट। देखिए भोरमदेव मंदिर के बारे में बताऊं, भोरमदेव के बारे में फैक्ट बताऊं तो भोरमदेव के बारे में सबसे पहले बात है कि ये जो है कवर्धा से 18 किलोमीटर दूर छपरी ग्राम के चौरा, जो एक ग्राम है चौराग्राम, वहाँ पे स्थित है। कौन? भोरमदेव मंदिर। भोरमदेव मंदिर के बारे में दूसरा फैक्ट ये है कि ये पूर्णतः एक आदिवासी देवता को समर्पित है। यहाँ अंदर में आप देखें, भोरमदेव मंदिर के अंदर में
तो यहाँ एक काले पत्थर का एक बहुत सी मूर्तियाँ हैं और शिवलिंग है। मूलतः ये मंदिर एक शिव मंदिर ही है, परंतु जो प्रतीक के रूप में एक आदिवासी देवता के रूप में समर्पित है। ये नागर शैली में बना हुआ है। दूसरी बात, ये नागर शैली या चंदेल शैली में हम कहते हैं कि नागर शैली या चंदेल शैली में निर्मित हुआ है। मंदिर कला के 3 रूप होते हैं, उसमें से ये नागर शैली या चंदेल शैली में बना हुआ है। और अंतिम बात ये कि ये छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, क्योंकि ये खजुराहो मंदिर के समान है, इसी कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। तो भोरमदेव मंदिर से यही फैक्ट है, आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद शासक आता है रामचंद्र देव। अब देखिए रामचंद्र देव क्या करता है। रामचंद्र देव जो है वो कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह करते हैं। अंबिका देवी से, ये कलचुरी राजकुमारी है अंबिका देव, वहाँ से ये क्या करते हैं, उनसे शादी करते हैं। कहाँ करते हैं? मड़वा महल में। याद रखिए, इसका मतलब अगर ये मड़वा महल में शादी कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने ही मड़वा महल का निर्माण कराया। देखिए ये मड़वा महल का निर्माण कराया है रामचंद्र देव। और मड़वा महल में सिर्फ एक फैक्ट है कि ये मड़वा महल में हाथी गेट है। याद रखिएगा, मड़वा महल में क्या है? हाथी गेट है। और ये एक बोलना चाहिए अनंत प्रेम और सुंदरता का प्रतीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ शादी किया था, तो जाहिर सी बात है ये अनंत प्रेम और विवाह का प्रतीक है। तो रामचंद्र देव से इतना फैक्ट। इसके बाद बोल सकते हैं अंतिम शासक है। और मोनिंग देव जो है, मोनिंग देव से सिर्फ एक ही फैक्ट है कि ये लहुरी शाखा के ब्रह्मदेव से पराजित हुए थे। मैंने आपको बताया था रायपुर के कलचुरी, जिसको लहुरी शाखा भी बोलते हैं, रायपुर के जो कलचुरी शासक है ब्रह्मदेव से कौन हारा था? ये मोनिंग देव। ऐसा इतिहासकारों ने बताया कि लहुरी शाखा के ब्रह्मदेव से पराजित हुआ था कौन? मोनिंग देव। तो ये मूलतः आपको 4 राजाओं के बारे में याद रखना है, जो कि फणी नागवंश से सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक भोरमदेव मंदिर, ये एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भोरमदेव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो शिव जो है वो उन देवता को समर्पित है। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि हाथी गेट किस महल में है? तो मड़वा महल में है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भोरमदेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो चौराग्राम में। पूछ सकते हैं फणी नागवंश का संस्थापक कौन है? अहिराज। इसका अंतिम शासक कौन है? मोनिंग देव। इस प्रकार से इससे यही क्वेश्चन यहाँ पे आने को मिलते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत छोटा है क्योंकि सिर्फ मैंने फणी नागवंश का लिया। इसके बाद हम बात करेंगे जो बस्तर का मैंने 2 आपको राजवंश के बारे में बताया था, एक छिंदक नागवंश और एक काकतीय वंश। हम उस पर मेरे अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।